सो फंडिंग के अंदर ब्रॉडली अपने को तीन कैटेगरी के क्वेश्चंस यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके पास आता है विच इज रिलेटेड टू योर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जो सी एस फाइनल में पहले एफ में हुआ करता था और अभी सी एस एग्जीक्यूटिव में चला गया है। तो एक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन है, वो आपको मिलेगा। एक आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलता है यील्ड निकालने का फॉर ट्रेजरी बिल, तो ये भी सी एस फाइनल में पहले एफ में हुआ करता था, अभी एग्जीक्यूटिव में चला गया, तो ये आपको कॉर्पोरेट फंडिंग में आएगा। और तीसरा यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको मिलता है लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर। तो ये तीन ब्रॉड क्वेश्चन अभी तक इंस्टीट्यूट ने पूछा है, तो हम ये तीनों टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करेंगे, जिसमें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन दोनों अटेम्प्ट में आया है। एक बार एलसी पे क्वेश्चन आ गया, एक बार ट्रेजरी बिल पे क्वेश्चन आ गया, एंड आई एम वेरी श्योर वापस से ये यहाँ पर रिपीट होगा। सो अब आप देखो, जब हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए, तो देखो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? मैथमेटिकली अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, तो आप क्या बोलोगे? वर्किंग कैपिटल इज Current asset minus current liability. परफेक्ट। सो इट इज So, करेक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। सो इट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यही आपको करना है। अब आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ रहेगा, दे विल गिव यू सर्टेन इंफॉर्मेशन, ठीक है, उससे आपको करंट एसेट्स फाइंड आउट करना होगा, उससे आपको करंट लायबिलिटीज फाइंड आउट करना होगा, एंड एट द एंड आपको करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी ही करना है, एंड देन सम इंफॉर्मेशन हियर। तो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बस खाली आपको क्या ध्यान रखना है, हाउ टू फाइंड आउट दीज करंट एसेट्स एंड हाउ टू फाइंड आउट दीज करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन में अगर आपको करंट एसेट्स ऑलरेडी गिवन है देन देयर इज नो प्रॉब्लम, करंट लायबिलिटी गिवन है देयर इज नो प्रॉब्लम, या फिर ऐसा होगा दे विल गिव यू सम इंफॉर्मेशन, उससे यू विल हैव टू फाइंड आउट द करंट एसेट्स फर्स्ट, करंट लायबिलिटीज, और उसके बाद में फिर आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द current assets minus current liability, you will get the net working capital, and based on this net working capital आप यहाँ पे जो भी लिमिट्स है वो लेकर आओगे। अब इसमें क्या था, अगर करंट एसेट स्ट्रेट अवे गिवन तो ठीक, नहीं तो फिर देखो आपको ऐसे होगा, दे विल गिव यू, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप एक सीधा सा एग्जांपल देना, मेरा पूरे साल में टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है लेट्स से 7 लाख रुपीस का, मैं पूरे साल में 7 लाख रुपीस का रॉ मटेरियल कंज्यूम करता हूँ, ठीक है। और आ, एक बार में मैं यहाँ पे लेट्स से 3 मंथ्स का जो स्टॉक होता है मैं उसको मेंटेन करता हूँ, 3 मंथ्स का स्टॉक मैं यहाँ पर मेंटेन करता हूँ, ये आपको क्वेश्चन मैंने दिया। आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज गोइंग टू बी माई एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल? व्हाट इज माई एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल? मैंने आपको क्या क्वेश्चन बताया, दैट पूरे साल में आई कंज्यूम 7 लाख रुपीस का रॉ मटेरियल्स, और 3 महीने का रॉ मटेरियल मैं स्टॉक में हमेशा मेंटेन करके रखता हूँ, तो ऑन एन एवरेज मेरे पास कितना स्टॉक रहता है? सो हाउ विल यू कैलकुलेट दिस? आई एम नॉट टेलिंग यू एनी फॉर्मूला, बस लॉजिक लगाना है आपको। आप बताओ, आप बताइए क्या होगा। so 1,75,000. 1,75,000 कैसे किया आपने? So 7 lakh will be for 12 months. So I mean, I just एग्जैक्टली सिंपल ऐसा रहेगा, देखो 7 लाख रुपीस, यही लॉजिक है, 7 लाख रुपीस का स्टॉक मटेरियल आप 12 मंथ्स में अगर कंज्यूम कर लेते हो तो 3 महीने में कितना कंज्यूम करते होगे, ये आपका आ गया, राइट। अब इसी को अगर मैं आपको बता दूं, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज व्हाट, देखो इसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, ठीक है। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड मतलब, या रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, कुछ भी आपको मिल सकता है। सो रॉ मटेरियल के साथ जो टाइम पीरियड आपको मिलेगा वो यहाँ पर रहेगा। सो फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड डिवाइडेड बाय 360, या फिर 52 वीक्स, या फिर 12 मंथ्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
into your total raw material consumed. आप बताओ, ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? Yes, sir. बस ये लॉजिक लगाना, आपको इसी तरह से फाइंड आउट करना होगा योर एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. ओके, एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. तो एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, होल्डिंग पीरियड, कन्वर्जन पीरियड डिवाइडेड बाय 360, 52 या 12. अब जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है ना, ये वर्क इन प्रोग्रेस में हम यूज करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? आइडियली टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में 100% ऑफ द रॉ मटेरियल लग जाता है प्लस 50% ऑफ अदर्स. तो अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो मेरे को बनाना है, जिसमें लेट्स से रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो है 10 रुपीज़ का, उसमें डायरेक्ट लेबर लगता है लेट्स से 8 रुपीज़ का, और मेरे पास ओवरहेड्स है लेट्स से 12 रुपीज़ के, 12 नहीं, ये तो 6 रुपीज़ के मेरे पास ओवरहेड्स है. ठीक है, और मैं पूरे साल में कितने यूनिट्स तैयार करता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ, मैं 50,000 यूनिट्स तैयार करता हूँ. तो अगर आपको इससे वर्क इन प्रोग्रेस निकालना होगा तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए? सो यू विल से ये जो 10 रुपया है ये 100% लग जाता है. ठीक है, ये 10 रुपया 100% लग जाता है, बट ये 8 रुपया और 6 रुपया जो है ये खाली 50% ही लगता है. दिस इंटू 50% प्लस 6 इंटू 50%. ओके, और ये पूरे को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? 50,000 से. ठीक, तो ये हो गया आपका 10 रुपया प्लस दिस बिकम्स 4 प्लस दिस बिकम्स 3. तो टोटल हो गया आपके लिए 17 रुपीज और ये 50,000. तो ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ये आया समझ में? 100%, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो, ठीक है, तो 100% ऑफ द रॉ मटेरियल लग जाएगा एंड 50% ऑफ द अदर वेरिएबल्स. तो ये आपका आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सेम वे आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. तो एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आप कैसे निकालोगे? तो अगेन यहाँ पर आ जाएगा फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड डिवाइडेड बाय 360 और 52 और 12 इनटू यहाँ पर आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. नाउ सीओपी और सीओजीएस में क्या डिफरेंस है? जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बात करेंगे तो हम बोलते हैं कि ये दोनों फैक्टर्स 50-50 लग रहा है, और जब हम फिनिश गुड्स का बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? ये सब ही 100% लग गया. सो अगर मैं किसी इस मतलब इसी सेम क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालूंगा तो आई विल यूज 17 रुपीज. 10 रुपया पूरा इसका, 4 रुपया और 3 रुपया. लेकिन यही जब मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालूंगा तो मैं यहाँ पर बोलूंगा 10 + 8 + 6 आया. सो आई विल यूज 24. ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये वाला डिफरेंस समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, अब इसके बाद में देखो फिनिश गुड्स आ गया, फिर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? एवरेज डेटर्स. एवरेज डेटर्स के लिए भी फॉर्मूला यहाँ पर सेम रहेगा. यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास एवरेज डेटर्स के लिए? योर एवरेज कलेक्शन पीरियड. ठीक है, डिवाइडेड बाय अगेन वही सेम 360, 52 और 12 इनटू. अब मुझे बताओ डेटर्स का कनेक्शन किसके साथ होगा? डेटर्स का कनेक्शन किसके साथ होगा? टोटल क्रेडिट सेल्स. आया समझ में? कि एक साल में मैंने, अब देखो यही सेम एग्जांपल आ जाएगा, मैंने एक साल में 7 लाख रुपए का गुड्स क्रेडिट में बेचा और ऑन एवरेज 3 महीने में मैंने कलेक्शन किया. तो आप मुझे बताओ मेरे डेटर्स कितने थे ऑन एवरेज? आया समझ में? तो 7 लाख अगर 12 मंथ्स में है तो 3 मंथ्स में कितने होंगे? ये पॉइंट समझा आपको? एवरेज डेटर्स. Yes, sir. अच्छा, सेम यहीं पर आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? एवरेज क्रेडिटर्स. अब देखो एवरेज क्रेडिट, सी अगर ये फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आ गया ना तो ये फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के लिए नहीं आएगा. ये फिर फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स के लिए या 10 मार्क्स के लिए मिलेगा, जहां पर ये सब कैलकुलेशंस करवाएगा. और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है तो आपको 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा. सो दिस व्हाट वी आर स्टडिंग इज फॉर 10 मार्क्स. नाउ टेल मी क्रेडिटर्स. तो क्रेडिटर्स में यहाँ पर अपने लिए क्या आ जाएगा? एवरेज पेमेंट पीरियड. ओके, डिवाइडेड बाय
अगेन 360, 52 एंड 12। अब आप मुझे बताओ क्रेडिटर्स का क्या कनेक्शन होगा, मतलब यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करूं मैं? व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड हियर? Purchase. टोटल क्रेडिट परचेज, ठीक है, टोटल क्रेडिट परचेज। सो आई विल पिक अप टोटल क्रेडिट परचेज और एवरेज क्रेडिटर्स के हिसाब से मैं यहाँ पर कैलकुलेशन कर दूंगा। तो ये 5 तो आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा आपको क्या मिल सकता है, देखो, इफ आई से मैं वेजेस को एडवांस में पे करता हूँ, इफ आई से मैं वेजेस को एडवांस में पे करता हूँ, तो आप मुझे बताओ ये मेरा करंट एसेट हुआ या करंट लायबिलिटी? अगर मैं वेजेस को एडवांस में पे करता हूँ तो ये करंट एसेट्स हुआ या करंट लायबिलिटीज? इफ आई पे to my laborers the wages in advance, it is my current assets or this is my current liability? चलो एक और पॉइंट बताता हूं, उससे आपको यहां पर इजी हो जाएगा। वेजेस अगर एडवांस में पे किया तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, दूसरा इसी का ऑपोजिट हो जाएगा, अगर मैं वेजेस लेट से पे करता हूं, अगर मैं उसको लेट से पे करता हूं, इट्स आउटस्टैंडिंग, तो क्या होगा? सो बाय डिफॉल्ट अगर आउटस्टैंडिंग है तो दिस इज करंट लाइबिलिटी, और एडवांस में पे कर रहा हूं तो दिस इज माय करंट एसेट्स। सिंपल तरीका आइडेंटिफाई करने का, मैंने किसी का पैसा रोक के रखा है या किसी को मेरा मतलब किसी और ने मेरे पैसे को रोक कर रखा है, आपको ये चेक करना है। तो आपने अगर एडवांस में पेमेंट कर दिया तो इसका मतलब आपका पैसा किसी और के पास पड़ा है, तो वो करंट एसेट्स हो गया आपके लिए। और अगर आपने किसी का पैसा रोक के रखा हुआ है तो वो आपके लिए लायबिलिटी हो गया, दिस बिकम्स एन ऑब्लिगेशन। ओके, अरे ये क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट, तो ये ध्यान रखना। अब ये वेजेस की बजाय क्या आ सकता है, यहाँ पर कोई और एक्सपेंस आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो सिंपली इसमें भी आपका लॉजिक यही रहेगा, वो बोलेगा देखो मेरा जो टोटल लेबर कॉस्ट है वेजेस है पूरे साल में, वो 7 लाख रुपीज है। ऑन एन एवरेज आई पे एडवांस ऑफ 15 days, मैं 15 दिन का एडवांस यहाँ पर पे कर देता हूँ। तो आप क्या करोगे, सेम वही कैलकुलेशन रहेगा, 15 डिवाइडेड बाई 360 या 365 वॉट एवर इंटू 7 लाख, जो भी अमाउंट आएगा वो आपके लिए क्या बन जाएगा, करंट एसेट्स। और यही एडवांस की बजाय यहाँ पर मैं बोल दूँ आउटस्टैंडिंग, तो यही फिर आपका अमाउंट यहाँ पे करंट लाइबिलिटी बन जाएगा कि आप 15 दिन के लैग में उनको पेमेंट करते हो। तो ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट, तो एक बार आपके पास करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी आ गया, उसके बाद में आपको क्या करना है, यू विल पिक अप ऑल द करंट एसेट्स। तो आप ऐसे एक टेबल बनाओगे करंट एसेट्स और उसमें आप एक एक करके 1 2 3 4 आप ये लिख लोगे, ठीक, और यहाँ पर आप लगाओ टोटल। तो ये आपका टोटल आ गया इनर कॉलम पे, ये आपने लिखा, ये आउटर कॉलम, यहाँ टोटल आ गया। फिर ऐसे ही आप करंट लायबिलिटीज लिखो, तो ये 1 2 3 ये आया, और इसको लिखो और ये आपका टोटल आ गया, ठीक है। एक बार करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी आ गया, यू हैव गॉट नेट वर्किंग कैपिटल। तो एक हो सकता है आपको क्वेश्चन यहाँ पर वो खत्म करे। दूसरा आपके पास क्या आता है कि आपसे करंट एसेट्स कैलकुलेट करवाएगा, ठीक है, आपसे करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट कराएगा, और आपसे वो पूछेगा व्हाट इज मैक्सिमम परमिसिबल बैंकिंग फाइनेंस। याद है एमपीबीएफ, व्हाट इज मैक्सिमम परमिसिबल बैंकिंग फाइनेंस, ये क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा। तो अगर आपसे पूछा व्हाट इज मैक्सिमम परमिसिबल बैंकिंग फाइनेंस एमपीबीएफ, तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, देखो एमपीबीएफ के लिए यहाँ पर टंडन कमेटी था, राइट। अब टंडन कमेटी ने क्या किया, टंडन कमेटी ने 3 लिमिट्स बताए, उन्होंने 3 लिमिट्स बताए और बैंक्स को बोला आप एक काम करो, जो भी आपका क्लाइंट है उसका क्रेडिट वर्दिनेस आप चेक कर लो, और क्रेडिट वर्दिनेस को देखने के हिसाब से आप ये 3 लिमिट्स के हिसाब से आपको जो लगता है वो आप इनको पे कर देना। तो उन्होंने 3 मेथड्स बताए थे, M1, M2 एंड M3। अब देखो आप इसमें शफल नहीं कर सकते, कई बार एग्जाम में वो आपको पूछेगा व्हाट विल बी द लिमिट एज पर M3, तो M3 अगर बोला
तो आपको सिर्फ M3 का ही आंसर करना है. यू कांट राइट M1 M2 और यू कैन नॉट से एज पर टंडन कमेटी ये रहेगा. तो आपको इसमें ध्यान रखना है जो 3 मेथड्स आपको दिए हुए वो क्या क्या है. एक तरीका आपको मैं बताता हूँ. मेथड 1 में सबसे ज्यादा आपको पैसा मिलेगा और मेथड 3 में सबसे कम अमाउंट आपको मिलेगा. सो व्हाट डज मेथड 1 से? मेथड 1 सेज दैट किसी भी कंपनी को अगर वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए तो आपका आ जाता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी और आपके पास जो नेट वर्किंग कैपिटल आ गया उसका 75% आपके लिए बनेगा मैक्सिमम परमिसिबल बैंकिंग फाइनेंस. आप बताओ, इज दिस क्लियर? ये क्लियर हुआ पहला मेथड? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, दूसरा आपके पास मेथड क्या आ सकता है? दूसरे मेथड में आप यहां पर करोगे 75% ऑफ द करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी और जो आया ये आपका बन गया मैक्सिमम परमिसिबल बैंकिंग फाइनेंस. तो दिस इज MPBF1, दिस इज MPBF2. और थर्ड वाला जो मेथड आता है, थर्ड वाले मेथड में आप यहां पर कैसे कैलकुलेट करते हो? आपको करंट एसेट्स वो देगा, उसमें से आप माइनस करोगे कोर करंट एसेट्स को. कोर करंट एसेट्स आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा. अब जो आपके पास यहाँ पर नेट करंट एसेट्स बैठा इसका 75% जो अमाउंट आपके पास आएगा उसमें से आप करंट लायबिलिटीज को डिडक्ट करना और अब जो बचा वो MPBF3. बताओ, ये क्लियर हुआ? ये वाला क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. राइट. तो आपको ये ध्यान रखना है बेस्ड ऑन दिस. इसके अलावा वो आपको बोल सकता है कुछ So, करंट. हाँ so core current asset, देखो, what? कोर करंट एसेट अगर मैं समझाऊं तो कोर करंट एसेट्स बेसिकली ऐसे होते हैं कि ये दिस इज अ करंट एसेट, ओके, बट दिस इज मोर लाइक अ फिक्स्ड एसेट फॉर यू इन द कंपनी. दिस इज मोर लाइक अ फिक्स्ड करंट एसेट फॉर यू. जैसे आप एक एग्जांपल लो, रेस्टोरेंट में या आप कॉलेज के कैंटीन में देखो. कॉलेज के कैंटीन में आपने नोटिस किया होगा वहां पर जो फ्रिज होता है उस फ्रिज में आप देखना कुछ कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स हमेशा रखे हुए रहते हैं. नोटिस किया ये वाला? Yes, sir. लाइक सपोज करो कॉलेज को मैंने कैंटीन वाले को पता है इफ यू आर रनिंग दिस कैफे तो आपको पता है दैट ऑन एन एवरेज 50 बॉटल्स मुझे चाहिए चाहिए क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है कि अचानक से लोग आ सकते हैं और 50 बॉटल्स सॉफ्ट ड्रिंक का मुझे जरूरत पड़ सकता है पूरे दिन के अंदर. ठीक है, तो आप क्या करते हो 50 बॉटल्स का स्टॉक अपने फ्रिज में हमेशा रखते हो यूजुअली इफ इट्स नॉट अ फेस्टिव टाइम. अभी जैसे न्यू ईयर का टाइम आ गया, आपको पता है रेस्टोरेंट में फुटफॉल ज्यादा होगा तो यू मे इंक्रीज दिस स्टॉक अप टू लेट्स से 90 ऑल्सो 100 ऑल्सो. आप बोल सकते हो डबल क्राउड आ जाएगा तो मैं 90 100 जो भी मेरे को स्टॉक मेंटेन करना है. बट जैसे ही न्यू ईयर सीजन चला जाएगा वापस से यहाँ पर 50 का स्टॉक मेंटेन करके रखोगे. अब आप देखो ये जो 50 बॉटल्स है, लेट्स से मंडे को 50 बॉटल्स आपके पास सुबह था, पूरे दिन में 15 कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स चले गए तो क्लोजिंग आपके पास कितना हो गया 35. नाउ आप मुझे बताओ ट्यूसडे को क्या आप 35 के साथ स्टार्ट करोगे और यू विल ऑर्डर 15 एंड 50 के हिसाब से आप वापस नेक्स्ट डे शुरू करोगे? ये चीज आ रहा है समझ में? यू विल प्लेस द ऑर्डर 50 वापस से आप मंगवाओगे क्योंकि आपको हर दिन 50 का स्टॉक मेंटेन करके रखना है, राइट? Yes, sir. अब अगर आप देखो तो ये जो 50 कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है, सपोज 1 कोल्ड ड्रिंक बॉटल कॉस्ट 20 रुपीज, तो आप देखो 1000 रुपीज आपका स्टॉक है, करेक्ट? लेकिन आप देखो ये जो स्टॉक है ये आपका परमानेंट नहीं हो गया. एवरी डे यू हैव 1000 रुपीज ब्लॉक्ड इन योर स्टॉक. यस और नो? Yes, sir. तो ये करंट एसेट तो है, स्टॉक इज अ करंट एसेट, दिस विल बी रियलाइज्ड, बट एक जाएगा दूसरा आएगा तो ऑन एन एवरेज आपका 1000 रुपीज तो ब्लॉक्ड ही रहने वाला है ना. तो ये हो गया आपका कोर करंट एसेट्स. तो बैंक क्या बोलता है कि कोर करंट एसेट, देखो बेसिकली टंडन कमेटी का क्या लॉजिक था, टंडन कमेटी का ये लॉजिक था, देखो आपके पास फंड्स दो होते हैं, एक होता है आपके पास लॉन्ग टर्म फंड्स और एक होता है आपके पास शॉर्ट टर्म फंड्स. जैसे यहाँ पर आपके पास एक होता है फिक्स एसेट्स और एक होता है करंट एसेट्स. तो यहाँ पर बात हो रहा है कि किसको किसको कैसे फाइनेंस करना चाहिए. सो हम बात कर रहे हैं अभी
करंट एसेट्स के लिए कि करंट एसेट्स के लिए हमें शॉर्ट टर्म फंडिंग कितना मिलना चाहिए। तो करंट एसेट्स में आप यहाँ पर बोलते हो कि मेरे पास कुछ करंट एसेट्स है और कुछ मेरे पास कोर करंट एसेट्स है। अब आप देखो कोर करंट एसेट्स इज परमानेंट, देखो ये 12 महीने में रियलाइज हो जाएगा, इसको आपको 12 महीने में पे करना है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये वाला आपको 12 महीने में रियलाइज नहीं होगा, ये तो आपका परमानेंट यहाँ पर रहेगा। सो वो ऐसे बोलते हैं कि ये जो कोर करंट एसेट्स है इसको शॉर्ट टर्म फंड से फाइनेंस मत करो, इसको आप लॉन्ग टर्म फंड से फाइनेंस करो। इसके लिए जब आप बैंक से लोन लेने के लिए जाओगे, वर्किंग कैपिटल लोन, और आपका क्रेडिट वर्दिनेस अगर इतना ग्रेट नहीं है, तो बैंक आपको क्या बोलेगा कि देखो बॉस, ये जो आपका कोर करंट एसेट्स है इसके लिए हम आपको वर्किंग कैपिटल लोन नहीं देंगे। ओके, Okay, sir. तो ये आपको ध्यान रखना है। And then after doing all these calculations, it may tell you that you have to find out the current ratio, or you have to maintain the current ratio. तो current ratio अपने को पता है, it is what it is, current assets upon current liabilities। आप बताओ ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ आप लोगों को? Yes, sir. Sir, हाँ अगर मेथड 3 आया तो दे विल गिव अस स्कोर हाँ करंट हाँ, असेट्स में एब्सोल्युटली, आइडेंटिफाई करना है। यस यस, नहीं नहीं, वो आपको हमेशा गिवन होगा। लाइक वर्किंग कैपिटल का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, मतलब फॉरगेट अपने कॉर्पोरेट फंडिंग के अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी अगर क्वेश्चन आता है ना कॉर्पोरेट फंडिंग का, तो दे विल मेंशन व्हाट इज योर कोर करंट एसेट्स, उसके बिना आपको कभी भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। यस सर। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, लेट्स डू सम क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। ओके, ये देखो, यू कैन सी, यस, देखो ये रहा मेरे पास क्वेश्चन। तो इसमें देखो तीन मेथड से अपने पास, ये देखो ये टंडन कमेटी, ये देखो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ये देखो जो बुक है, दिस इज फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। बट ये आता इधर है क्योंकि फंडिंग के लिए बात हो रहा है ना, तो इसमें देखो टंडन कमेटी ने यहाँ पर बताया था। अब इसमें देखो ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड मेथड है, ये थर्ड मेथड है ना। यू सी एवरी क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पर आपको दे दिया टोटल कोर करंट एसेट्स इज 300 lakhs मिला, राइट। चलो एक काम करो, फिर इसका मुझे आंसर आप बताओ क्या होगा। एज पर द थ्री कमिटीज व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस। आपको तीनों कमिटीज का मतलब तीनों मेथड्स के हिसाब से आंसर बताना है।
Can you all see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. और स्क्रीन में आपको सिर्फ पीडीएफ दिख रहा है, राइट? Yes, sir. क्योंकि मैं अब एक काम कर रहा हूँ, मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे अलग से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ. सो फर्स्ट यू सॉल्व, देन आई विल सॉल्व, देन यू विल मेक अ मिस्टेक एंड आई विल रेक्टिफाई दैट मिस्टेक. ठीक है? सो मेथड 1 में क्या होता है? मेथड 1 में मेरे पास आएगा करंट एसेट्स माइनस द करंट लाइबिलिटीज एंड आई विल गेट द नेट वर्किंग कैपिटल, और इस नेट वर्किंग कैपिटल का 75% would be my MPBF. जब हो जाए तो आप मुझे डन बोल देना. आई एम डूइंग मेथड 2 राइट नाउ. सो मेथड 2 में हमें यहाँ पर चाहिए करंट एसेट्स. ठीक है? उसका फिर हमें करना होगा 75%. तो आएगा हमारे पास नेट करंट एसेट्स. इसमें से हम डिडक्ट करेंगे करंट लायबिलिटीज को, और जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा MPBF. Can you all see what I am solving right now? No, sir. Only the PDF is visible. हाँ, बस वही चाहता हूँ मैं. ओके. कोर करंट एसेट्स कितना है? 300. ये आ गया आप लोगों का आंसर? Yes, sir. ओके. ओके.
तो क्या आया फर्स्ट मेथड में, आपका क्या आंसर आया? व्हाट इज द एमपीबीएफ? व्हाट इज द एमपीबीएफ इन फर्स्ट? 187.5. 187.5। और वो कैसे? Current assets minus current liabilities and 75%. तो करंट एसेट्स आपका कितना हुआ? Oh, I took the total. 850. 850 गिवन है, Yeah, माइनस करंट लायबिलिटीज कितने? 600. 600 है कि नहीं? करंट लायबिलिटी 600। रिद्धि, Yes, sir. अब आपने अगर यहाँ पर 600 डिडक्ट कर दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा आपको बताता हूं। बिकॉज आप एमपीबीएफ ही निकाल रहे हो, है कि नहीं, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, उसमें ये बैंक बोरोइंग ऑलरेडी Yes, है sir. आपके पास। Oh, तो ये बैंक बोरोइंग को आपको डिडक्ट नहीं करना है करंट लायबिलिटीज में। तो जो भी आपको करंट लायबिलिटीज मिलेगा उस करंट लायबिलिटी में बैंक बोरोइंग को डिडक्ट कर देना। तो आपके लिए टोटल करंट एसेट्स तो ये है, पर करंट लायबिलिटीज इज नॉट 600 फॉर यू। करंट लायबिलिटी वुड बी माइनस 300, इट वुड बी। sorry, sir. अरे नहीं, ये मैंने आपको बोला था ना आप एक मिस्टेक करोगे, मैं ये चाहता था कि ये मिस्टेक आप करो। नाउ यू विल रिमेंबर दिस इन एग्जाम, ठीक है। सो इसके हिसाब से अगर आप सॉल्व करो तो आप ये देखो, आपका करंट एसेट्स 850 माइनस 300, ये आया 550। 550 का 75% इज गोइंग टू बी एमपीबीएफ, तो ये 412। आप बताओ ये क्लियर हुआ? Sir. अब आपसे अगर इसमें कोई पूछे कि फर्म और कितना ज्यादा लोन ले सकता है और कितना लोन ले सकता है, तो आप क्या बोलोगे? ये देखो कि एमपीबीएफ इज 412.5, करेक्ट। और एट प्रेजेंट अगर आप देखो तो उन्होंने बैंक से ऑलरेडी 300 का बोरोइंग करके रखा हुआ है, करेक्ट। सो एमपीबीएफ इज 412.5 माइनस द बैंक बोरोइंग 300। So you are going to say that the maximum, like the MPBF is 412.5, but further bank loan आपको कितना मिल सकता है जो आपको एक्सटेंड किया जा सकता है? दिस इज गोइंग टू बी 112.5। आप बताइए, ये क्लियर? Yes, But sir. clearly mention that this is MPBF. This is not MPBF. This is further loan which can be granted as per the method 1 MPBF. Okay. परिधि आप शायद एग्जिट हो गए थे उस टाइम पर, राइट? Yes, sir. My internet is a हाँ, little down today. no, not a problem. Just check that if you do this 850 current assets, so this is fine. But if you deduct 600 current liability and you solve the question, your answer will be wrong. Why? Because you have current liabilities here, correct? आपके पास ये current liability 600 का तो है, but इस 600 में ये 300 का जो current liability ये आपका bank borrowing है, okay? This is your bank borrowing. And what you are calculating is maximum permissible bank finance. So if you have availed some loan from the bank which is part of your current liability, you do not include that while calculating MPBF. Okay. Okay, sir. Got it. So for you while calculating MPBF, current liabilities would be 600, ये वाला, minus 300 का बैंक लोन, तो आपके लिए करंट लायबिलिटी 300 होगा। सो योर ऑल क्वेश्चन वुड बी 850 and 300. So as per first method, it is going to be 850 minus 300, 550, and 550 ka 75%. So 412 is your MPBF. Now out of 412 MPBF, which is your maximum limit, you have already taken loan for 300. So further loan which can be granted is 112.5. Make sense? Yes, sir. Got it. देन यू हैव मेथड टू। मेथड टू में आपके पास 850 का करंट एसेट्स है, उसका 75%, ये आ गया आपका नेट करंट एसेट्स। इस नेट करंट एसेट्स में से आप यहाँ पे करंट लायबिलिटी को डिडक्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपका एमपीबीएफ। एमपीबीएफ में अगर आपसे पूछे तो यू मेंशन दिस दैट इनका एग्जिस्टिंग बैंक लोन है 300 का, राइट। सो फर्दर लोन इनको कितने का मिल सकता है? 37.5। दिस इज द further amount which can be borrowed.
और यहीं आप अगर थर्ड मेथड को चेक करोगे तो थर्ड मेथड में आप देखो आपके पास करंट एसेट्स है 850 का, इसमें आप कोर करंट एसेट्स को डिडक्ट करोगे विच इज सी यू सी गिवन इन द क्वेश्चन क्लियरली 300 का। तो ये 300 के कोर करंट एसेट्स को आप डिडक्ट करोगे 550 उसका 75% एंड देन फ्रॉम देयर यू डिडक्ट द करंट लायबिलिटी और ये आ गया आपका, सॉरी दिस इज आई हैव रिटन नेट वर्किंग कैपिटल, दिस इज गोइंग टू बी योर MPBF। ओके, अब इसमें आप क्या बोलोगे कि ऑलरेडी इनके पास 300 का लोन है, तो ये नेगेटिव में अमाउंट आएगा, तो यू वुड से एज पर द थर्ड मेथड द बैंक इज नॉट एलिजिबल टू बोरो फर्दर एनी मनी। अब बताओ ये क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट तो ये आपके पास एक क्वेश्चन इधर आ जाता है MPBF के लिए। नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन व्हिच आई वांट यू ऑल टू सॉल्व। ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, फिर हम एग्जाम को भी एग्जाम क्वेश्चन को पिक करते हैं। दिस क्वेश्चन यू कैन जस्ट प्रैक्टिस इट, कैन यू सॉल्व इट क्विकली, मतलब कैलकुलेटर पे फटाफट से इसको सॉल्व कर सकते हो? What will be the answer as per method 1? Will you deduct 500 and 400? या आप 400 में कुछ कैलकुलेशन चेंज करोगे? करोगे तो ये 250 यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगा। सो फर्स्ट मेथड के हिसाब से व्हाट शुड बी द MPBF? Two 262.5. 262.5, fantastic. Then 225. next one is 225. Okay, fantastic. Last one is negative 25. Last one is Negative 25. negative 25. So 75. 75 because Sorry. 5 आप यहाँ पे ये 500 को लोगे, ठीक है, इस 500 से ये आपका 200 डिडक्ट हो जाएगा तो इट विल बी 300, करेक्ट। फिर आप 300 का 75% करोगे तो वो आ जाएगा 225, यस और नो? Yes, sir, got it. Yeah. उस 225 में ये 150 डिडक्ट हो जाएगा, Yes, sir. आपका 75 रहेगा। ओके, तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा व्हेन इट कम्स टू द कैलकुलेशन ऑफ द वर्किंग कैपिटल, और MPBF कैलकुलेशन के अंदर आपको ऐसा मिल सकता है, ठीक। नाउ देयर इज वन क्वेश्चन व्हिच आई वुड like you all to solve is this question. Okay, this one आपके लिए क्वेश्चन यहीं से आता है। You have been given this. अब आपको इसमें बता, अब ये ना मैं आपको बता रहा हूँ सबसे हैवी क्वेश्चन है MPBF का, ये सबसे हैवी क्वेश्चन है आपको। Why? Because यहाँ पर आपको इधर उधर का इंफॉर्मेशन और दिया हुआ है and you have to apply your brain to solve this question कि इसमें क्या आपको मिलेगा। अब आप देखो इसमें आपको यहाँ पर एक बैलेंस शीट दे दिया, बैलेंस शीट के बाद नीचे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और ये बैलेंस शीट कब का है? एज ऑन 31 मार्च 2010, और यहाँ पर आपको बता रहा है सिक्योर्ड लोन इन्होंने लिया हुआ है जो कि इनको पे करना है, ठीक है, जो सिक्योर्ड लोन है वो इनको पे करना है बिफोर 31 मार्च 2011। मतलब ये एक तरीके से क्या बन गया आपके लिए? करेंट लायबिलिटी जैसा हो गया ना। अरे ये करेंट लायबिलिटी जैसा नहीं हो गया? जो सिक्योर्ड लोन है आपका उसका एक पार्ट आपको अगर पे करना है तो ये आपके लिए क्या हो गया? करंट लायबिलिटी हो गया ना, Yes, sir. क्योंकि आपको अभी के अभी इसको पे करना होगा। फर्दर इसमें बता रहा है दैट सिक्योर्ड लोन आल्सो इंक्लूड्स अ वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी, मतलब आपके पास MPBF में जो हम डिडक्ट करते थे ना शॉर्ट टर्म बैंक लोन, वो ऑलरेडी आपके पास है 300 लाख का, तो ये 450 में 300 इज योर working capital loan, 100 is your current liability because you have to pay it in the current year. Okay,
Then they say that the unsecured loan includes fixed deposit amounting from the public of rupees 400 lakh, out of which 100 lakhs are to be redeemed before 31st March 2011. तो ये भी आपके लिए क्या बन गया, एक तरीके का करंट लाइबिलिटी बन गया, क्योंकि इसी साल के अंदर अंदर आपको पे करना है. Then they say that unsecured loan includes 60 lakhs zero interest fully convertible debentures due for conversion on 30th September 2011. तो ठीक है, इससे आपको कोई अभी लेना देना नहीं है, कन्वर्जन होगा तो ये आपका कन्वर्जन होगा. ठीक है, आगे बता रहा है करंट एसेट्स इंक्लूड डेफर्ड रिसीवेबल ड्यू फॉर द पेमेंट आफ्टर 31st मार्च. ये आ रहा है आपको. आप मुझे अब एक बात बताओ, क्या ये जो 40 लाख का डेफर्ड रिसीवेबल है, इसको मैं करंट एसेट की तरह ट्रीट करूं? Should it be counted as a current asset? आंसर इज नो, बिकॉज करंट एसेट क्या होता है, जो 12 महीने के अंदर अंदर रिसीव हो जाएगा, है कि नहीं. लेकिन ये तो 12 महीने के बाद रिसीव होगा ना. यू सी द बैलेंस शीट इज ऑफ 31st March 2010 and they are saying that this 40 lakh will be received after 31st March 2011. So technically this is not a current assets, because current assets के definition से क्या होता है, anything which is realizable within 12 months, yes or no, or within 1 year. Yes, sir. राइट. फिर यहाँ पे बता रहा है द कंपनी हैज इंट्रोड्यूस्ड अ वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम फॉर द वर्कर्स कॉस्टिंग रुपीज 40 लाख पेएबल ऑन 31st March 2012 एंड दिस अमाउंट इज इंक्लूडेड इन द करंट लायबिलिटी. तो आप मुझे बताओ, क्या ये 40 लाख को आपको करंट लायबिलिटी में इंक्लूड करना चाहिए? नो सर. क्योंकि 31st March 2012 के बाद आप पे करोगे, तो बेसिकली 1 साल के बाद आपको पे करना है, तो ये आपको नहीं रखना. और आगे क्या बता दिया, फॉर योर एक्सरसाइज अज्यूम दैट कोर करंट एसेट्स कॉन्स्टिट्यूट्स 25% ऑफ द करंट एसेट्स. ये आया समझ में? अरे ये समझ में आया? Yes, sir. अब जो भी आपको यहाँ पे करंट एसेट्स मिलेगा उसका 25% आपका कोर करंट एसेट्स हो जाएगा. तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस में सबसे पहले आपका स्टेप 1 क्या रहेगा, योर स्टेप 1 वुड बी टू फाइंड आउट व्हाट इज द करंट एसेट एंड व्हाट इज योर करंट लायबिलिटीज. यस और नो? So, हाँ. so then the core current asset will be after the information, the calculation of all the. यस यस. तो Okay. जब So we'll so take 25% of that. yes, adjusted one. So I'll tell you, that is the reason this question becomes little important, because till the time you don't get the amounts correct, your entire answer is wrong. So MPBF में ना, जब FM में भी ये क्वेश्चन आता है, तो people think that it's very easy, 3 formulas ही तो है ये. So अगर straight forward information given है, then there is no problem. But जब इस टाइप से आपको adjustments करने को दे देना, then it becomes little difficult, and यहाँ पर आपका real test हो जाएगा. And trust me, if this question comes into the exam, this may come for 8 marks. And if this question comes, ये 8 marks सबका 0 जाएगा, majority का. बिकॉज सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो यहाँ पर होगा वो क्या रहेगा, कि आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी ही नहीं पता. करेक्ट है कि नहीं? तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर करंट एसेट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. तो करंट एसेट्स में हम यहाँ पर लिखते हैं एज पर बैलेंस शीट. सो एज पर बैलेंस शीट मेरा करंट एसेट्स कितना है? एज पर बैलेंस शीट माय करंट एसेट्स आर 1000, राइट. अब आप मुझे बताओ, मैं इसमें से क्या क्या चीजों को एडलेस करूं, किसको हटाओ? करंट एसेट से रिलेटेड क्या था? Which point was related to current assets? So deferred receivable. Deferred Will be. receivable. Yes, खाली ये एक आपका करंट एसेट था, बाकी सब तो करंट लायबिलिटी से रिलेटेड है. तो ये जो 40 लाख है, इसको मैं यहाँ पर डिडक्ट कर देता हूँ. सो लेस deferred receivable, deferred receivable आफ्टर 12 months, और ये कितना अमाउंट है? 40. तो ये 40 यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगा. तो आपका एडजस्टेड करंट एसेट्स कितना हो गया? योर एडजस्टेड करंट एसेट्स इज 9,60,000. yes or no for MPBF? अच्छा, इसी में से आपको कोर करंट एसेट्स भी निकालना है. सो व्हाट इज कोर करंट एसेट्स? द कोर करंट एसेट्स वुड बी
25% ऑफ दिस, सो 25% ऑफ 960, और ये आपका कोर करंट एसेट्स हो गया कितना? 240. 240। डन, करंट एसेट्स निकल गया। दूसरा इंफॉर्मेशन अपने को क्या चाहिए? वी नीड करंट लायबिलिटी। अब इसमें थोड़ा सा ज्यादा गंदगी है। करंट लायबिलिटी एज पर बैलेंस शीट इज व्हाट? इट्स 200। सो करंट लायबिलिटी एज पर बैलेंस शीट इज 200। ओके, अच्छा, अब हम एक एक करके यहाँ पे जाते हैं। आप मुझे बताओ, ये जो सिक्योर्ड लोन है, ये सिक्योर्ड लोन आना चाहिए क्या? ये सिक्योर्ड लोन 100 lakhs का ये आना चाहिए, क्योंकि करंट लायबिलिटी में आ जाएगा ना ये। आप ये देखो, ये जो 100 lakhs है ये आप अभी के अभी पे करोगे ना? Yes, sir. Then we'll. Yes, sir. तो ये आपका करंट Okay. लायबिलिटीज में आ जाएगा। सो दिस इज सिक्योर्ड लोन ड्यू। सो यू हैव सिक्योर्ड लोन विच इज ड्यू, और ये है आपका 100। सो ये 100 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ओके, व्हाट अबाउट नेक्स्ट पॉइंट? यहाँ पर अगर आप देखो, ये जो 100 lakhs है ये भी आपका करंट ईयर के पहले ड्यू है, यस और नो? तो ये भी आपके करंट लायबिलिटीज में ऐड हो जाएगा, है कि Yes. नहीं? दिस अनसिक्योर्ड लोन इज ड्यू बिफोर रिडम्पशन बिफोर 31st मार्च ना, तो ये आपका अनसिक्योर्ड लोन भी आ जाएगा। तो दिस इज योर अनसिक्योर्ड लोन ड्यू। 100 है ये, तो ये भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा, 100 करंट लायबिलिटी के अंदर आ जाएगा। व्हाट एल्स? व्हाट अबाउट दिस 300 lakhs? इसका कुछ करना है? इसका कुछ करना है आपको? इसका कुछ करेंगे हम? Are we going to do something about this 300 lakhs? So that will be considered only as an information ना, because वो included तो है ही उसमें. बिल्कुल करेक्ट। देखो, दो चीज आपको ध्यान रखना है। नॉर्मली अब अगर आपने यहाँ पर इसको रटा हुआ है तो आप क्या बोलोगे? बैंक बोरोइंग करंट लायबिलिटी से डिडक्ट होता है कि नहीं? यहाँ यही तो किया था हमने, यस और नो? हाँ sir. बट आप ध्यान रखो, यहाँ पर हमने इस 300 को क्यों डिडक्ट किया था? क्योंकि ये करंट लायबिलिटी में इंक्लूडेड था, यस और नो? Yes sir. अच्छा, अब अगर आप इस क्वेश्चन को चेक करो, ये सिक्योर्ड लोन में से वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी, तो मतलब शॉर्ट टर्म लोन आपने लिया हुआ तो है, बट क्या ये करंट लायबिलिटी में इंक्लूडेड है? आंसर इज नो। ये इंक्लूडेड किस में? सिक्योर्ड लोन में, यस और नो? Yes sir. अगर ये सिक्योर्ड लोन में है, करंट लायबिलिटीज में नहीं है, और हम कैलकुलेशन करंट लायबिलिटीज से ही कर रहे हैं, तो इसको हमें कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। टुवर्ड्स द एंड हम चेक कर लेंगे, जब हम ऐसे निकालते हैं ना एमपीबीएफ, ये -300 जैसे करा यहाँ पे, इधर जैसे -300 किया, तो हम वहां पर एंड में चेक कर लेंगे कि ऑलरेडी इन्होंने बैंक से वर्किंग कैपिटल लोन लिया हुआ है 300 lakhs का, तो फर्दर और कितना लोन इनको मिल सकता है। बट ये कैलकुलेशन में, इन द करंट लायबिलिटीज कैलकुलेशन, ये डिडक्ट यहाँ पर नहीं होगा। ओके, Yes. राइट? एकदम सिंपल दिमाग में रखना। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये करंट लायबिलिटीज में इंक्लूडेड नहीं है। अगर यहाँ पर ये बोल देता करंट लायबिलिटीज इंक्लूड वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी 300, तो फिर हम इस 300 को डिडक्ट करते, लेकिन अगर ये इंक्लूडेड ही नहीं है तो फिर हम उसको क्यों डिडक्ट करेंगे वहां पे? ओके गाइस, दिस इज क्लियर, ये वाला पॉइंट? Yes sir, got it. ओके, फिर ये वाला तो पॉइंट मैंने आपको बताया था, हमारे लिए कोई यूज ही नहीं क्योंकि कन्वर्जन का है, पेमेंट करना होता तो हम इसको ले लेते।
और यहाँ पर आपके पास एक और आ रहा है that the company has introduced a voluntary retirement scheme of 40 lakhs which is payable after this और this amount is included in current liability। तो ये जो 40 lakhs का आपका प्रोविजन है इसको भी हम क्या कर देंगे, करंट लाइबिलिटीज में से डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि ये अभी पे नहीं करना, ये 2 साल बाद पे करना है। यस और नो? सो दिस इज, ये दोनों तो ऐड करना था क्योंकि ये करंट ईयर में पे करना है। और वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम जो आपका ड्यू है आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, ये यहाँ पर 40 माइनस हो जाएगा। तो आप देखो आपका करंट लाइबिलिटीज कितना हुआ, एडजस्टेड करंट लाइबिलिटीज, व्हाट इज द करंट लाइबिलिटीज, इसको आप ऐड करो, 200 प्लस 100, 300, 400, So 400 माइनस 360. 360, ये आ गया। अब देखो आपके पास पूरा इंफॉर्मेशन आ गया है, यू हैव करंट एसेट्स, यू हैव कोर करंट एसेट्स एंड यू हैव करंट लाइबिलिटीज। और अब बैठकर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो करंट लाइबिलिटीज हमें पता है 360, ये है 240 और ये 960। अब ये क्वेश्चन आपके लिए वो 3 फॉर्मूला वाला पार्ट बन गया। मेक सेंस? Yes, sir. मेक सेंस? तो सिंपल ध्यान रखना, एनीथिंग दैट इज पेबल विद इन द ईयर इज अ करंट लाइबिलिटी। ठीक है, एनीथिंग पेबल विद इन द ईयर is your current liability, and anything which is receivable within the year is your current assets. Now if your current liability have any amount which is to be paid after 12 months, usko hata do. If any amount which is included in current assets which will be received after 12 months, usko bhi hata do. Aap batao, is this clear? Yes, Yes, sir. sir. तो current assets as per balance sheet और इसमें add कर दो amount not included in current assets but receivable in 12 months और लेस कर दो amount included in current assets but receivable after 12 months. Okay, and same goes for your current liabilities. ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और सेम वे current liabilities as per balance sheet, so add the liabilities which are payable within 12 months and which are not included in current liabilities, less liabilities payable after 12 months and which are included in current liabilities। और यहाँ पर आपको डिडक्ट करना है आपका वर्किंग कैपिटल लोन या शॉर्ट टर्म बैंक लोन which is included in current liabilities। तो ये आपका सॉर्ट हो जाएगा आंसर। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो ये आपका वर्किंग कैपिटल का एक क्वेश्चन आ जाता है, राइट? तो इसको आपको सॉल्व करना है। एक एग्जाम क्वेश्चन जो है वो भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, सो इट बिकम्स इजी फॉर यू। बट बिफोर दैट आई जस्ट गिव यू वन क्वेश्चन टू प्रैक्टिस, ओके, जस्ट इन केस ये आपको एग्जाम में आ जाए। सो लेट मी गेट दैट एग्जाम क्वेश्चन फॉर यू ऑल। ये एग्जाम क्वेश्चन है
जून 2019 अटेम्प्ट का 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा था और आपसे पूछा यहाँ पे आपको तीनों मेथड्स के हिसाब से बताना है टंडन कमेटी का कितना अमाउंट होगा, हाउ विल यू प्रेजेंट इट टू द बोर्ड। तो आप प्रेजेंट कैसे करोगे, तो आप ऐसे लिख देना पॉइंट नंबर 1 एमपीबीएफ रेफर वर्किंग नोट 1 और पॉइंट नंबर 2 एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल बोरोइंग या बैंक बोरोइंग जो भी यहाँ पर है, और थर्ड आ जाएगा फर्दर परमिसेबल बोरोइंग्स कितना है। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड टेबल बन गया। अब ये आपने बैलेंस शीट से उठा लिया जो आपके पास यहाँ पर एग्जिस्टिंग बोरोइंग दिया हुआ है, तो एग्जिस्टिंग बोरोइंग आपका 8 लाख रुपीस का है, तो ये आपने 8 lakhs यहाँ पर डिडक्ट किया, 8 lakhs एंड दिस इज ऑल्सो 8 lakhs। ठीक है, अब इसके लिए आप एक वर्किंग नोट बनाओगे, बट ध्यान रखना आपका आंसर इससे शुरू होगा। ठीक है, सेकेंड वुड बी योर वर्किंग नोट नंबर 1। अब वर्किंग नोट नंबर 1 में आप देखो आपके पास करंट एसेट्स कितने हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल करंट एसेट्स दैट यू हैव। ये देखो 8 लाख प्लस 80,000 प्लस 360 ये आएगा, रिसीवेबल्स भी आएगा एंड अदर करंट एसेट्स भी आएगा। तो इसका टोटल कितना होता है, यहाँ पर 480 लिखा हुआ है बट दिस विल नॉट बी 480, ये कितना हो जाएगा 8 into 10 एंड दिस इज 13 14 1480, ये 1 आना चाहिए था यहाँ पे एक्सपेक्टेड। ये 14,80,000 आपका टोटल करंट एसेट्स है, यस और नो। Yes, sir. तो ये आपका होगा, लेट्स से आप यहाँ पे ऐसे कर लो मेथड 1, मेथड 1 के हिसाब से सी वर्किंग नोट नंबर 1, this is to calculate MPBF. So method 1 is what, current assets which is 14 lakh 80,000 minus current liability। अब current liabilities में क्या क्या आएगा आप बताओ, should I include this। No, sir. तो No, sir. करंट लाइबिलिटीज में सिर्फ ये दोनों आने वाले 4 and 6, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका करंट लाइबिलिटीज 6 लाख। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर ब्रैकेट में ऐसे लिख देना एग्जामिनर को समझाने के लिए कि आपको पता है एक्सक्लूडिंग बैंक बोरोइंग, एक्सक्लूडिंग बैंक बोरोइंग। तो ये आ गया आपके पास नेट वर्किंग कैपिटल 8,80,000 और MPBF आपका होगा 75% ऑफ दिस अमाउंट। तो 880 का 75% 6,60,000. 6,60,000, 6,60,000 राइट। तो ये आया आपका, ये आपने इधर लिख दिया 6,60,000। आप बताओ, तो आपका फर्दर बोरोइंग यहाँ पर जो आपको अलाउ किया जा सकता है वो कितना होगा, -140। आप बताइए जी, ये क्लियर हुआ। अरे Yes. Yes, sir. राइट, सो अब अगर आप यहाँ देखो इसी तरह से सेकंड मेथड में आप कैलकुलेट करोगे, थर्ड मेथड में कैलकुलेट करोगे। ओके, तो ये आपका आ जाएगा। अब इसमें नीचे आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो दैट, अब देखो ऑलरेडी फर्स्ट मेथड में अगर नेगेटिव आ गया तो सेकंड और थर्ड मेथड में तो डेफिनेटली नेगेटिव ही आएगा। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो दैट कंपनी हैज बोरोड बैंक बोरिंग्स या कंपनी हैज बोरोड वर्किंग कैपिटल लोन in excess of the limits, in excess of the limits specified by the Tandon committee। सिंपल, ये आपका कंक्लूजन आंसर हो जाएगा। ओके, Yes, sir. ये क्लियर हुआ। ओके, इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेगा दैट वुड बी वर्किंग कैपिटल का एक और अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया है, दिसंबर अटेम्प्ट भी आई थिंक दे हैव आस्क्ड, यस दिसंबर में भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। सो आई जस्ट पुट दैट क्वेश्चन एज वेल। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन जो आपसे दिसंबर अटेम्प्ट में पूछा था, दिसंबर 2019 में। अब यहाँ पर देखो क्या उन्होंने कैच दिया, यहाँ पर आपको पूछ रहा है कैलकुलेट द MPBF एज पर द टंडन कमिटी, राइट।
और यहाँ पर आपको बता रहा है यूजिंग द नॉर्म्स ऑफ करंट रेशियो ऑफ 1.33, राइट। तो पहले यहाँ पर आप टंडन कमेटी के हिसाब से MPBF कैलकुलेट करो और फिर आपको मैं ये नॉर्म्स वाला पॉइंट बताता हूँ। ओके गणेश, तो MPBF हम इसमें जब निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर MPBF अपना कैसे निकलेगा? अब देखो, आपके पास क्रेडिटर्स है फॉर परचेजेस और आपके पास है करंट लायबिलिटी। तो टोटल करंट लायबिलिटी आपके पास कितना हो गया? 300। द टोटल करंट लायबिलिटी इज 300। Yes, sir. अच्छा, रॉ मटेरियल आपको यहाँ पर बता दिया, ये सब आपको दिया हुआ है। तो टोटल करंट एसेट्स आपके पास कितने हो गए? टोटल करंट एसेट्स 740. 740। तो करंट एसेट्स आपके पास 740 और करंट लायबिलिटीज आपके पास ये आ गया। अब यहाँ पर क्या बताया है? यूजिंग द नॉर्म ऑफ करंट रेशियो ऑफ 1.33। अब ये 1.33 का क्या पॉइंट है? यहाँ पर जो तीन अलग अलग मेथड्स अपने पास है ना, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, तो इसमें बेसिकली क्या बताया हुआ था कि अगर आप मेथड 1 के हिसाब से अगर आप MPBF लोन दोगे, ठीक है, मेथड 1 के हिसाब से अगर आप MPBF लोन दोगे तो आपका जो करंट रेशियो है, ये करंट रेशियो होगा आपका 1:1। ये आपका करंट रेशियो 1:1 होगा। अगर आपने मेथड 2 के हिसाब से MPBF लोन दिया तो जाके आपका करंट रेशियो क्या बन जाएगा? 1.3:1। आ रहा है समझ में गाइस? ये आ रहा है समझ में आपको? ये Yes, sir. कमेटी रिपोर्ट के अंदर ही लिखा हुआ है, ठीक है। और मेथड 3 के हिसाब से अगर आप यहां पर MPBF लोन दोगे तो यहां पर आपको करंट रेशियो में वैसे कुछ अमाउंट नहीं बताया, बट दे से दैट दिस विल फर्दर स्ट्रेंथन द रेशियो, द करंट रेशियो। सो इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे जैसे हम अलग अलग नए नए मेथड्स के हिसाब से लोन देना शुरू करेंगे, हमारा अमाउंट गिरता जाएगा। यस और नो? अब देखो, फर्स्ट वाले में 412 का MPBF आ रहा था, अगले वाले में आप देखो 337 का MPBF हो गया, और यहाँ तो 112 का MPBF हो गया। हाँ या ना? यस और नो? Yes, sir. तो ये आपका अमाउंट्स आता है। अब आप इस क्वेश्चन को चेक करो, वेरी स्मार्टली दे हैव यूज्ड व्हाट? फाइंड आउट द MPBF as per Tandon committee using the norm of a current ratio of 1.33। तो आप मुझे बताओ, will you calculate MPBF as per all the three methods or will you calculate only second method? Only second method। अरे ये क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट, ओनली सेकेंड मेथड, ठीक है। अरे गाइस, ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? सो यू वुड से दैट मेरे पास या इस फर्म के पास करंट एसेट्स है 740 का, ठीक है। अब सेकेंड मेथड है तो इसका कितना चाहिए मेरे को? 75%। सो 75% ऑफ द करंट एसेट्स वुड बी व्हाट? 555. 555। अब इसमें मैं डिडक्ट कर दूंगा करंट लायबिलिटीज को, तो मेरे करंट लायबिलिटीज कितने? 300 है, तो ये गया 300, राइट। तो ये आ गया मेरे पास MPBF एज पर द मेथड नंबर 2, 555 minus 300, so this is 255। आप बताइए, ये क्लियर? तो अगर बैंक यहाँ पर 255 का लोन दे दे इस क्लाइंट को, तो इनका करंट रेशियो कितना मेंटेन रहेगा? 1.33। ओके, Okay, sir. Yes, तो sir. दिस इज द अमाउंट ऑफ बोरोइंग्स विच कैन बी गिवन।
the borrowing can be granted or the loan can be granted. बताइए, is it difficult? Is it difficult? No, sir, this is so scoring. ये it's very very scoring. So 5 marks आपका straight forward kitty में आ गया. लेकिन the only catch in this is what? ये वाला. ये अगर आपको नहीं पता तो आप गए. तो मतलब वो जो होता है ना, फटाफट से अपन पढ़ के आ रहे हैं, खाली ऊपर ऊपर से स्कैनर देख लिया कि क्या करना है, एमपीबीएफ तो ये 3 फॉर्मूला ही यूज करना है. तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आप फंस जाओगे. दूसरा, जिससे पहले वाला क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया था, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ गया तो आप फंस जाओगे, बिकॉज देन definitely this will not be a 5 mark question, this will be a 8 mark question. Or if this is asked for 5 marks, then they will ask you only one method. They'll ask you only one method. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, you have to find out the current. ये चीज आप ध्यान रख लेना. This is going to be your main thing. ये आपने अगर करेक्ट निकाल लिया तो आपके लिए इजी हो जाएगा, और उसके लिए ये 2 पॉइंट्स आपको दिमाग में सेट रखना है. क्वाइट पॉसिबल अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो यही सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है अमाउंट्स के साथ. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस. एक कॉमन क्वेश्चन बैंक है जिससे ये सारे तीनों इंस्टीट्यूट्स में क्वेश्चन घूमते हैं. ठीक है, वो चाहे सी इंस्टीट्यूट हो, चाहे सी एस इंस्टीट्यूट हो, चाहे सी डब्ल्यू इंस्टीट्यूट हो, यू विल फाइंड कॉमन सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस जो एक ही जगह रिपीट होते रहते हैं. सो दिस इज वन ऑफ दैट क्वेश्चन. ओके, सो दिस आई फाउंड इट फ्रॉम वन ऑफ द रेफरेंस बुक फॉर CWA स्टूडेंट्स. तो MPBF में अगर क्वेश्चन आया तो यू कैन राइट दिस इन द एग्जाम. आर वी थ्रू विद दिस? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो MPBF होने के बाद में अब हम फिर आगे बढ़ते हैं. हमारा एक और इजी सा क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आपको मिलेगा, एंड दिस इज रिलेटेड टू योर ट्रेजरी बिल. ये जो कैलकुलेशन मैं आपको अभी यहाँ पर बता रहा हूँ, ये कैलकुलेशन आपने ऑलरेडी अपने CS एग्जीक्यूटिव के अंदर सेबी में अपने पढ़ के रखा हुआ है. सेबी में आप लोगों ने ट्रेजरी बिल का कैलकुलेशन किया था. आपको अगर याद हो, फेस वैल्यू माइनस द रिडीम्ड वैल्यू, याद आ रहा है? यील्ड निकालते थे ना ट्रेजरी बिल में, जो हम ट्रेजरी बिल का यील्ड कैलकुलेशन करते थे. Yes, sir. तो वो सेम पॉइंट आपको एग्जाम में वो यील्ड कैलकुलेशन देखने को मिल सकता है. अब बस यहाँ पर वो क्वेश्चन कैसा आ जाएगा, यहाँ पर वो क्वेश्चन आ जाएगा कॉमर्शियल पेपर के लिए. तो आपको एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है, दैट व्हाट इज गोइंग टू बी द कॉस्ट ऑफ कॉमर्शियल पेपर. सो द कॉस्ट ऑफ कॉमर्शियल पेपर वुड बी द फेस वैल्यू minus the amount realized, the net amount realized, okay, divided by the net amount realized into 360 divided by maturity period. कितना टाइम हमें यहाँ पर मैच्योरिटी के लिए है. तो यहाँ पर जो आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन मिला था, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि आपको सब इंफॉर्मेशन दे दिया. वो आपको ऐसे बता रहा है 5 लाख रुपीज इज द फेस वैल्यू. ठीक है, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4C. मेरे पास क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट है, तो मैं आपको जस्ट वहां से रीड करके बता रहा हूँ. 4C, राइट, दिस वाज अ 3 मार्क क्वेश्चन. तो आपको यहाँ पर फेस वैल्यू दे दिया, और फेस वैल्यू आपको बोला 5 लाख रुपीज है, और जो नेट अमाउंट रियलाइज्ड आपको बता रहा है, दिस वाज 4,80,000. ओके, एंड ये जो टाइम पीरियड है मैच्योरिटी के लिए, एन, दिस वाज गिवन 180 डेज. आपको कुछ नहीं करना, ये तीनों अमाउंट्स को फॉर्मूला में फिट करना है, एंड यू गेट द आंसर. राइट, सो दिस इज 5 lakhs minus 4,80,000 divided by 4,80,000 into 360, और ये आपका मैच्योरिटी है, दिस इज 180 ऑब्वियसली इंटू 100. तो ये आपका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा. आप बताइए, क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट, तो ये आप देख लो, दिस इज गोइंग टू बी 20,000 डिवाइडेड बाय 4,80,000
into 360 divided by 180 into 100. So this is 8.33%. ठीक, Yes, sir. तो ये एक आपको क्वेश्चन मिल सकता है यहाँ पे, राइट। देन अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रुपीज इन लैक्स, सो व्हेन यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस प्लीज बी वेरी केयरफुल दैट यू मेक श्योर यू राइट रुपीज इन लैक्स, अदरवाइज क्वाइट पॉसिबल पूरा आंसर सही होने के बाद भी एग्जामिनर आपको 0 दे दे, राइट। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू राइट ये एमपीबीएफ का क्वेश्चन। जस्ट अभी मेरे को ये क्लिक किया तो मैंने आप लोगों को ये पॉइंट यहाँ पर बता दिया। अब नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन को देखो तो आपके पास एक आ जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर, ठीक है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट में बेसिकली ये आता है कि आपको लेटर ऑफ क्रेडिट में कितना अमाउंट आपको मिलेगा जो आपको लोन है ना। इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं क्विकली आपको बता देता हूँ लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट इज बेसिकली व्हाट, आप इंपोर्ट कर रहे हो गुड्स को, आप फॉरेन से गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हो। अब ये जो गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हो इसका एक आपके पास इनवॉइस वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये इनवॉइस वैल्यू में आपको लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए कि आप अपने जो भी आपका एक्सपोर्टर है उसको आप टाइम पर यहाँ पे पेमेंट कर दोगे उसके लिए। अब आपको लेटर ऑफ क्रेडिट देने के लिए यहाँ पर कितने टाइम का आपको लेटर ऑफ क्रेडिट मिलेगा, तो वो यहाँ पर क्या लेता है, इट सेज दैट कि सबसे पहले तो वो ये लेगा कि आपको एवरेज क्रेडिट पीरियड कितना मिल रहा है फ्रॉम इंपोर्टर, वो फाइंड आउट कर लो। आपको एवरेज क्रेडिट पीरियड फ्रॉम द इंपोर्टर, तो इंपोर्टर लेट्स से आपको बोलता है कि आप 2 महीने बाद पेमेंट कर देना, तो यहाँ पर 2 मंथ्स आपका आ जाएगा। प्लस आप यहाँ पर क्या लोगे, यू आर गोइंग टू टेक द ट्रांजिट टाइम, आप यहाँ पे ट्रांजिट टाइम को ले लोगे। इसके अलावा आप यहाँ पे ले लोगे प्लेसमेंट टाइम। 3 चीजों को आपको यहाँ पर लेना होगा, ये आपका बनेगा एन, ये आप ध्यान रखना, दिस विल बिकम योर एन, कि जो क्रेडिट पीरियड आपको क्रेडिटर अलाउ कर रहा है वो प्लस द ट्रांजिट टाइम प्लस द प्लेसमेंट टाइम। प्लेसमेंट टाइम का क्या मतलब हो गया कि जो आपने ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, उसके बाद से कितने टाइम में ऑर्डर शिप तक पहुंच जाएगा वो टाइम, ठीक है। उसके बाद शिप से कितने टाइम बाद आपके पास गुड्स पहुंचेगा, और उसके बाद में आपको जो इंपोर्टर है वो कितने टाइम का क्रेडिट पीरियड देगा। आप बताओ ये याद रहेगा गाइस, ये याद रहेगा, Yes, Yes, sir. sir. राइट। इसके बेसिस पे आपको यहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट यहाँ पर मिल जाता है। तो जैसे एग्जाम क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ था, दिस वाज जून 2000 एंड दिसंबर 2019 अटेम्प्ट। लेट मी सी इफ आई कैन गेट द क्वेश्चन पेपर ऑन द स्लाइड। ओके, यस आई कैन गेट इट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो ये देखिए, कैन यू सी द क्वेश्चन, कैन यू सी Yes, द, sir. Yes. ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें क्या बता रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द लिमिट फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर। अब देखो ये आपको लिमिट फाइंड आउट करने के लिए क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो बता रहा है पूरे साल में रॉ मटेरियल कितना परचेज कर रहे हो, 172.64 करोड़ का। तो आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है, बिकॉज आपको चाहिए जो हम लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर परचेज करते हैं, राइट। तो ये आ रहा है आपका एस्टिमेटेड परचेज अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको एलसी इसी के ऊपर मिलेगा, हाँ या ना, अरे यस और नो। हाँ Yes, सर। sir. Yes, तो sir. आप ये देखो पूरे साल में आप कितना परचेज करोगे, आप पूरे साल में 69.41 करोड़ का क्रेडिट परचेज करोगे, है कि नहीं। आपका क्रेडिट ऑन एन एवरेज आपको कितने के लिए चाहिए होगा, आप ये देखो 3 महीने का क्रेडिट तो आपको क्रेडिटर दे रहा है, तो ये हो गया आपका एवरेज कलेक्ट पेमेंट पीरियड। ये एसीपी लिखा है मैंने, ये एपीपी, एवरेज पेमेंट पीरियड, आपको कितना टाइम पीरियड क्रेडिट अलाउड बाय द क्रेडिटर, राइट। तो ये हो गया आपका एवरेज पेमेंट पीरियड। इसके अलावा अगर आप देखो तो आपके पास यहाँ पर आ रहा है ट्रांजिट टाइम। तो ट्रांजिट टाइम का क्या मतलब हो गया, जो मैंने आपको बताया था, गुड्स कितने टाइम तक रास्ते में रहेगा वो, और ये
अब आप इन तीनों को यहाँ पर क्या कर दो, ऐड कर दो। तो आप ये देखो 3 months 20 days प्लस 10 days, तो ये टोटल कितना हो गया, 4 months, हाँ या ना? Yes, sir. अब आपसे यहाँ पर पूछेगा व्हाट शुड बी द लिमिट ऑफ एलसी, तो आप बोलोगे सेम जो आपको अगर याद हो वर्किंग कैपिटल के एकदम स्टार्ट में मैंने जो आपको यहाँ पर लॉजिक समझाया था, वही सेम लॉजिक आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये देखो जैसे मैंने ये लॉजिक के साथ आपको समझाया था ना, सेम यही लॉजिक के साथ आपका इधर भी कैलकुलेट हो जाएगा, वेयर यू आर गोइंग टू से दैट देखो 70 देखो पूरे साल में मेरा 69.41 करोड़ का एलसी परचेज होगा, मतलब परचेजेस अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट, और एक ऑर्डर में मेरा कितना टाइम लग जाएगा, 4 महीने का टाइम लग जाएगा। तो आप मुझे बताओ मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट कितने टाइम का मिलना चाहिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 69.41 इंटू 4 months डिवाइडेड बाय 12 months। मेक सेंस गाइस, मेक सेंस? Yes, sir. Yes, sir. सिंपल सिंपल यही लॉजिक आपको लगाना है। तो देखो वर्किंग कैपिटल हो गया, ये हो गया, इन सब में कॉन्सेप्ट जो है ना आपका, वो कॉन्सेप्ट इज स्टिल सेम, कॉन्सेप्ट इज स्टिल सेम। यहां पर भी देखो आपका कॉन्सेप्ट इज स्टिल सेम, ये आपका कॉन्सेप्ट इज स्टिल सेम, बस आपको यहां पर क्या करना है, ये दिमाग लगाना है इस तरह से। आप बताइए, इज दिस क्लियर? तो ये आपका लिमिट बन जाएगा एलसी के लिए। सो ये आपके पास कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे जो कि कॉर्पोरेट फंडिंग में है, एंड जिसमें वर्किंग कैपिटल का जो एस्टिमेशन ऑफ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है टंडन कमेटी, for sure you are going to get a 5-mark question from that. Apart from that, LC and this is there. Okay. Right. So that's it for this video.